Hello dear students, this is Neha, your course teacher which is Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so in this lecture we again studied about integration of herbicide with non-chemical method of weed management. Okay, so in our previous lectures we had already seen some mechanical measures of control for weed management and some cultural and physicals also. Okay, so in this lecture we will discuss about the remaining parts of the cultural control method for weed. Okay, so let us see. सो कल्चरल वीड कंट्रोल हमने देखा था, सोलराइजेशन पे हमने ख़त्म किया था, इजंट इट। सोलराइजेशन पे हमें देखा था कि कैसे हमें करना चाहिए सोलराइजेशन, ठीक है। एंड द एट्थ वन इज स्टेल सीड बेड, समझे। तो जनरली आपने ये बहुत बार सुना होगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है कि स्टेल सीड बेड प्रिकॉशन कैसे करते हैं, स्टेल सीड बेड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये नर्सरी में भी कई बार ऐसे हम देखते हैं, या शैलो टीलेज इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि सोक करके रखे, तो ये सारी चीज़ें स्टेल सीड बेड में आता है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द स्टेल सीड बेड preparation for weed control exactly, ठीक है। So a stale seed bed is one where initial 1 or 2 flushes of weeds are destroyed before planting of a crop, ठीक है। मीन्स दैट कि एक स्टेल बेड बना है हमने, जैसे जनरली हमने ये राइस का जब हम कल्टीवेशन लेते हैं तो स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन में भी आपने पढ़ा होगा, आप क्रॉप प्रोडक्शन में या बेसिक एग्रीकल्चर में, या फिर हो सकता है आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसकी डिटेलिंग हमें इस लेक्चर में नहीं करनी है। जब मैं पढ़ाऊँगी या कोई टीचर आपको ये पढ़ाएगा स्टेल सीड बेड, तो आप उनसे पूछेगा कि ये क्या होता है, या वो खुद बताएंगी या बताएंगे कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ स्टेल सीड बेड। ओके, so a stale seed bed is one where initial or 1 or 2 flushes of weeds are destroyed before planting of the crop, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में सब कुछ क्लियर हो गया है। So this is achieved by soaking a well prepared field with either irrigation or rain and allowing the weeds to germinate. At this stage, a shallow tillage or non-residual herbicides like paraquat may be used to destroy the dense flush of young weed seedlings. This may be followed immediately by sowing. This techniques allows the crop to germinate in almost weed-free environment. So basically क्या होता है स्टेल सीड बेड? स्टेल सीड बेड एक प्रिकॉशन मेजर है, ठीक है, वीड कंट्रोल को रोकने का प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टेल सीड बेड जब हमें जब पता होता है कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड पे क्रॉप प्लांट लेना है, ठीक है, तो उस फील्ड पे हमें क्रॉप प्लांट लेना है, तो अब हम एक एक तो नहीं खोजने के लिए जाएंगे, है ना, एक एक फाइंड आउट नहीं करेंगे ना हम कि कहाँ पे वीट के सीड्स हैं, पेरिनियल वीड्स के सीड्स हैं। काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं और काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो हम स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि हम ड्यू टू द रेन, ठीक है, या जो उसका ड्रेनेज होता है, ठीक है, जो ड्रेनेज हमने कैनल्स बनाए होते हैं वो हम बंद कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, एक अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड कर देते हैं। समटाइम इट कुड बी इरिगेशन, इट कुड बी रेनिंग ऑल्सो, ठीक है, हम इरिगेशन दे देते हैं या रेन की वजह से भी हम अलाउ करते हैं कि वहाँ पे हम मॉइस्चर प्रोवाइड करें उस पर्टिकुलर फील्ड पे, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि जो कोई भी, चाहे वो वीट के सीड हो या हमारा क्रॉप का थोड़ा मोड़ा सीड वहाँ पे बच गया हो, कोई से भी सीड्स हो, ठीक है, वो वहाँ पे उग आए। ओके, तो जब वो 2 to 3 लीव स्ट्रक्चर जब उसके बन जाते हैं, 2 to 3 लीव स्टेज में जब वो वीड्स या क्रॉप प्लांट हमारा पहुंचता है, तो हमें वो दिखाई पड़ने लग जाता है, इजंट इट। सो वो हमें फील्ड में ऐसे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, है ना, जो साफ़ सुथरा खेत था जिसको हमने प्लॉइंग करके छोड़ा हुआ था, उसमें हमें क्रॉप लेना था, ऐसे तो हम नहीं देख पा रहे थे कि भाई उसमें कौन से पेरिनियल क्रॉप है, वीड्स हैं या बाइनियल वीड्स हैं, या कौन कौन से वीड्स हैं, उसके लिए हमें कैसे प्रिकॉशन मेजर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जो क्रॉप है उसका वीड है उसका कैनोपी देख के, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख के अप्लाई करते हैं ना हर्बिसाइड्स का। सो आपको ये, आप जब ये करते हैं तो क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं, ठीक है, इट कुड बी ईदर क्रॉप सीड्स और सम काइंड ऑफ वीट सीड्स ऑल्सो। सो ये सारे सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। जब 2 to 3 लीव स्टेजेस में जब वो पर्टिकुलर पौधा पहुंचता है, जो कुछ भी पौधा होता है, चाहे वो वीट हो या
क्रॉप हो, तब हमें पता चल जाता है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वही वीड है, ठीक है। तो हम उसे जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है, कई जो बहुत सारे हमारे जो हर्बिसाइड्स है उनके रेसिडुअल इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो वो रेसिडुअल इफेक्ट को उनके जो मोड ऑफ द एक्शन को भाई इफेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ कॉम्बिनेशन या फॉर्मुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो रेसिड्यू डॉर्मेंस अवस्था में पड़े हुए रहते हैं सॉइल में, कुछ मात्रा में उनकी टॉक्सिसिटी बनी हुई रहती है। तो जब हम ये पानी अप्लाई करते हैं, है ना, फ्लडिंग या इरिगेशन, जब हम ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है, अपना रेसिडुअल इफेक्ट के थ्रू बहुत हद तक वीट को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। क्यों? इनिशियल स्टेज में वीट के मतलब 2 से 4 लीफ बना होता है, तो ये उसको ख़त्म कर देता है। उसके बाद देन आफ्टर हम फिर से एक शैलो टीलेज करते हैं। हमने तो एक प्राइमरी टीलेज तो हमने ऐसे भी कर रखा है अपने फील्ड पे, उसके बाद हमने इरिगेशन दिया हुआ है, उसके बाद हमें उसे एक ऐसे शैलो टीलेज करते हैं। इट मीन्स हम उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, उस वीट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम शैलो टीलेज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द शेल सीड बेड प्रिपरेशन फॉर द वीट कंट्रोल। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कल्चरल मैथड, ठीक है। इसमें हम कोई केमिकल का यूज़ हमने अलग से नहीं दिया, अलग से एक्सटर्नली हमने प्रोवाइड नहीं किया। जो कुछ भी है वो रेसिडुअल इफेक्ट्स जो भी दिखाते हैं, पैराक्वेट जैसे जो हर्बिसाइड्स है ना, नॉट एग्जैक्टली पैराक्वेट तो करता ही, इसके अलावा भी बहुत सारे हर्बिसाइड है, बूटाक्लोर है, एट्राजीन है ना। तो ये जो हर्बिसाइड्स हैं वो अपना रेसिडुअल इफेक्ट दिखाते हैं। जब हम शैलो टीलेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारा वो फील्ड जो है क्रॉप प्लांटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि उस समय हम ये सारे जो प्रिकॉशंस मेजर लेते हैं, जैसे जो यंग सीडलिंग्स हैं, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, डिस्ट्रॉय द डेंस फ्लश ऑफ यंग सीडलिंग्स, मतलब 2 to 3 लीव स्ट्रक्चर जब लीव स्टेज में पहुँचे होते हैं तब हम उनको शैलो टीलेज कर देते हैं फील्ड पे, जिससे वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। चाहे वो पेरिनियल सीड हो, डीप रूटेड हो, तो इनिशियली डीप रूटेड तो नहीं बनते, है ना। जो भी रूट्स होते हैं एडवेंटेजियस, जो रूट्स अलग से मेन रूट के अलावा भी एडवेंटेजियस जो रूट्स फॉर्म होते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के, जो होल्ड करके रखते हैं, है ना, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इस वजह से वो काफ़ी कड़क मजबूती से रहते हैं। तो इनिशियली तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता ना प्लांट के, वेजिटेटिव प्लांट का। तो इस टाइम जब हम अपना टीलेज ऑपरेशन करते हैं फील्ड पे, तो सारे जो वीड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। तो दीज आर ऑल अबाउट द स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन। कई बार ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स में ये 3-4 पॉइंट ही मेंशन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, आपको बस ये 2-4 पॉइंट याद रखने हैं और मेंशन करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटीड है ये, ओके। सो ओके, देन सेकेंड इज ब्लाइंड टीलेज। ब्लाइंड टीलेज क्या होता है, मतलब हमने क्रॉप की सोइंग कर दी, ठीक है, हमने क्रॉप की सोइंग कर दी, उसके बाद हम टीलेज, क्रॉप का इमर्ज नहीं हुआ है क्रॉप, ठीक है, उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ है और हम उसके ऊपर टीलेज चला दे रहे हैं। हमें नहीं पता वो कहाँ पे उगेगा, उससे पहले ही हम उसमें टीलेज का ऑपरेशन कर दे रहे हैं। दैट्स कॉल्ड द ब्लाइंड टीलेज ऑपरेशन। दिस इज ऑल्सो द कल्चरल कंट्रोल फॉर वीट, ओके। सो द टीलेज ऑफ द सॉइल आफ्टर सोइंग अ क्रॉप बिफोर द क्रॉप प्लांट इमर्ज इज नोन एज ब्लाइंड टीलेज। जैसे मैंने बोला कि ऐसा टीलेज करना सॉइल में कि हमने सोइंग करी, ठीक है, हमने ऑलरेडी अपने क्रॉप प्लांट की सोइंग कर रखा है और उसके बाद जो है एमर्ज हो रहा है। क्या एमर्ज हो रहा है, मतलब बिफोर द एमर्ज ऑफ सॉइल प्लांट हमने टीलेज ऑपरेशन कर दिया, तो इसको हम कहेंगे ब्लाइंड टीलेज। ब्लाइंड मतलब अंधा, हमें नहीं पता कहाँ पे उगेगा हमारा पौधा, पर हमने टीलेज ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। तो अभी कैसे इफेक्टिव होता है और कैसे वीट को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है, ये हम देखते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड टू मिनिमाइज वीड इंटेंसिटी इन ड्रिल सोइंग क्रॉप्स वेयर emergence of crop seedling is hindered by soil crust form on receipt of rain or irrigations immediately after sowing, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये जो है वो कैसे मिनिमाइज करता है वीट को, जब हम ब्लाइंड टीलेज कर देते हैं, ठीक है। सोइंग के बाद तो बहुत से तो हमारे क्रॉप के प्लांट रहते हैं, है ना, क्रॉप प्लांट सीड्स होते हैं, और बहुत से सीड्स होते हैं जो छुपे रहते हैं, हाइंड अवस्था में रहते हैं,
ठीक है, सॉरी हिडन अवस्था में रहते हैं, हिडन फॉर्म में रहते हैं, तो वो हमें नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, तो जब हम टीलेज ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी क्या होती है टीलेज ऑपरेशन करने से, उलट पलट होती है ना। बेसिकली क्या करते हैं हम टीलेज ऑपरेशन में, मिट्टी को उलट पलट करते हैं। तो उलट पलट करने के साथ ही जो हमारा जो वीट का सीड है वो ऊपर आता है, जो सॉइल रेडिएशन से लेके क्या होता है, सॉइल रेडिएशन उसको उस पर पड़ता है, जिससे वो ड्राई हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ख़त्म भी नहीं होता है, तो वो ड्राई अवस्था में हो जाता है, डॉर्मेंसी पीरियड में आ जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता। सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या होता है, जो हमारा वीट है, क्रॉप है, सॉरी, जो हमारा क्रॉप है वो सॉइल क्रस्ट में बाइंड हो जाते हैं, और जिसको एक आसानी से इरिगेशन, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें, लाइट्स, स्पेस मिलता है, तो उसको जर्मिनेशन करने में ईजी होता है हमारे क्रॉप प्लांट को। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो द कल्चरल मैथड कंट्रोल, बट कल्चरल मैथड कंट्रोल इज़ लेस इफेक्टिव रेदर देन केमिकल मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, समटाइम इट्स वर्क, समटाइम इट्स नॉट वर्क। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ये हमें सच में ऐसा हो कि वो सॉइल क्रस्ट में हमारा जो क्रॉप प्लांट है वो आ जाए, उसे पर्टिकुलर मॉइस्चर मिले, सॉरी उसे स्पेशियस मिले, जगह स्पेस मिले, मॉइस्चर मिले, रेडिएशन अच्छे से उसे मिले, और वो अच्छे से ग्रो कर ले। और वीट का जो सीड है वो सूरज की रोशनी पड़े, ड्राई अवस्था में हो जाए, डॉर्मेंसी फेज में चला जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वेदर कैसा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कल्चरल मेथड है वो इको फ्रेंडली है, बिल्कुल इको फ्रेंडली, बट इट इज़ लेस इफेक्टिव रेदर देन केमिकल मेथड। ठीक है, हो सकता है कि वो भी, उसको भी अच्छा मॉइस्चर मिल जाए, वीट के प्लांट को भी अच्छा मॉइस्चर मिल जाए। ठीक है, तो ये एकदम से ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंटली अगर हम अप्लाइंग टीलेज अपना अप्लाई कर रहे हैं फील्ड पे तो ऐसा ही हो। ठीक है, ये लिटरेचर में मेंशन है, और हम पहले मतलब जब टेक्निक्स नहीं आई थी तो हम ये सारे मेथड्स यूज़ करते थे। इसके साथ और भी बहुत सारे, अब मान लो आ गया कोई वीट, तो आप उसको मैनुअली पूलिंग करेंगे ना, तो वो भी तो एक ऑपरेशन है। तो वही है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लेता है, और बहुत ही कॉस्टली है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा नहीं कि एकदम कॉन्स्टेंटली है और यही छोटा है, मतलब ब्लाइंड टीलेज बोल दिया। ब्लाइंड टीलेज क्या है ये हमने देख लिया, और ये कैसा इफेक्टिव है, मीन्स दैट हमें यहाँ पे सिर्फ इस टीलेज इक्विपमेंट का, सॉरी टीलेज ऑपरेशन का प्रोज साइड ही देखना है, मतलब एडवांटेज ही हम देख रहे हैं। डिसएडवांटेज भी है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज एडवांटेज होता है, तो डिसएडवांटेज भी, बट हमें ब्लाइंड टीलेज स्टडी करना है, इजंट इट। सो ब्लाइंड टीलेज स्टडी करना है हमें, तो हम ब्लाइंड टीलेज का प्रोज ही देखेंगे फिलहाल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लाइंड टीलेज and stale seed bed preparation. Okay, so moving on, and the 10th is crop management practices. So crop management practices क्या है, good crop management practices that play an important role in weed control. ठीक है, जो crop rotation practices is also the comes under the crop management practices. ठीक है, जो हम crop rotation लेते हैं वो भी वीट को कम करने का, या वीट के इफेक्टिवनेस को कम करने का, या वीट की पॉपुलेशन को कम करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर हम दिमाग से, अगर हम स्ट्रैटेजी से, ठीक है, अगर हम स्ट्रैटेजिक से, प्लानिंग से अगर हम अपने क्रॉप्स लेते हैं फील्ड पे, तो वो क्या करता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है हमारे फील्ड के लिए, isn't it? So first is vigorous and fast growing crop varieties are better competitors with weeds. ठीक है, तो विगरस मतलब वायबिलिटी, विगरस आपने पढ़ा होगा सीड प्रोडक्शन में, आप पढ़ेंगे आगे में भी। ठीक है, थर्ड ईयर में सीड प्रोडक्शन में व्हाट इज द सीड वायबिलिटी, सीड विगरस क्या है, मीन्स दैट जिसका जर्मिनेशन कैपेसिटी बहुत अच्छा है, या जिसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सीड है। ठीक है, तो अभी आप यही समझिए कि काफ़ी विगरस सीड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीड्स है, या काफ़ी फास्ट ग्रोइंग सीड्स है। ठीक है, जिसके ग्रोइंग जो भी इसका जो लाइफ साइकिल है ये काफ़ी जल्दी होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन लाइफ साइकिल है, जो जल्दी से उठता है, पनपता है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइप का जो सॉइल है, क्रॉप है, फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है, इस टाइप की हम जब वैरायटी लेते हैं ना, तो वो कॉम्पिटिशन करने में वीट से इक्वल कॉम्पिटिशन होता है दोनों का। देखिए बेसिकली क्या होता है, वीड्स के जो जंगली जो पौधा है वो जल्दी बढ़ता है ना, एज़ कम्पेयर टू क्रॉप प्लांट।
तो ये क्या होंगे, जो फास्ट ग्रोइंग होंगे तो दोनों साथ में बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपस में कंपटीशन करेंगे, हो सकता है हमारा क्रॉप प्लांट डोमिनेंट हो जाए, वीट के लिए, स्पेस के लिए वीट को लड़ना पड़े, ठीक है। तो इस टाइप से हम जब प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज्ड करते हैं चीज़ों को, अच्छे से लेआउट तैयार करते हैं हम, ठीक है, फिगर आउट करते हैं चीज़ों को, तो हमें ये जो चीज़ें हैं, मतलब वीट के पॉपुलेशन को कम करने का काफ़ी फ़ायदा होता है हमें, ठीक है। Then proper placement of fertilizer ensure greater availability of nutrients to crop plant, thus keeping the weeds at disadvantage. The proper placement होता है जो फर्टिलाइज़र का, जो हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करते हैं ना अपने न्यूट्रिएंट का, जो भी हम अपने क्रॉप प्लांट पे हम एप्लीकेशन करते हैं, तो जो प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉपर दें, ज़्यादा ना दें, जितना एसेंशियल है वो दें, ठीक है। हम ज़्यादा देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जितना अपटेक हमारे प्लांट को करना होता है उतना तो कर लेता है, लेकिन हमने किसी को बहुत ज़्यादा थाल में दे दिया खाना, ठीक है, तो वो खाना तो बच जाएगा ना, तो उस खाने को कहीं ना कहीं तो यूज़ करेगा ना, आप किसी ना किसी को तो देंगे ना उस खाने को। तो वही चीज़ होता है, अगर आप प्रॉपर प्लेसमेंट करें या सही एप्लीकेशन करें अपने फर्टिलाइज़र का, तो वीट के साथ वो कंपटीशन करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस टू हैव अ गुड हेड स्टार्ट ओवर द वीड्स, ओके। एंड देन प्रॉपर क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम ही हमें बहुत इफेक्टिव होता है हमारे वीट के पॉपुलेशन को कम करने का, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह सकती, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वीड ही नहीं होगा अगर आप क्रॉप रोटेशन लिखते हैं, पर हाँ, वीट का जो पॉपुलेशन होता है वो कम होता है। और आप हमेशा स्ट्रेटेजाइज करके एक अच्छे से फाइंड आउट करें, एक लेआउट तैयार करें और प्लानिंग के साथ क्रॉप रोटेशन लें, तो एक टाइम पे आपका जो फील्ड है वो वीट फ्री एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप हर टाइम वीट के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अपने क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। वीट के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट मतलब वीड वहाँ पे उगने वाला, सपोज वहाँ पे साइनोडॉन डैक्टाइलॉन उगने वाला है, ठीक है, ये साइप्रस रोटेंडस टाइप का वीड्स उगने वाला है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या है, हाई वाटर, जो साइनोडॉन डैक्टाइलॉन तो नहीं, साइप्रस रोटेंडस क्या है, हाई वाटर चाहिए रहता है, उसे काफ़ी वाटर चाहिए रहता है, ठीक है। एसेंशियल वाटर रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम वहाँ पे पैडी का क्रॉप नहीं लेके, क्योंकि हमारे पैडी को भी ज़्यादा वाटर चाहिए रहता है ना, अच्छा वाटर चाहिए रहता है, 50-100 mm तक के वाटर हमारे धान की खेती में लगता है, ठीक है। तो अगर आप उसके स्ट्रेटजी या उसके प्लानिंग के अगेंस्ट अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, वीट के प्लानिंग के अगेंस्ट अगर आपने प्लानिंग कर दिया, तो वो वीट क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, इज़न्ट इट, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, और वो वीड्स एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार उसकी कैपेबिलिटी उसके अगेंस्ट ही होगी। अगर आपके किसी बहुत ताकतवर इंसान से लड़ने जाते हैं और आप उस इंसान से ज़्यादा ताकतवर उसके अगेंस्ट खड़े कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो सप्रेस हो जाएगा ना, वो नीचे दब जाएगा। सेम जो है वीड्स के साथ भी होता है। तो हमें हमेशा स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए अपने क्रॉप रोटेशन में कि हमें कैसी क्रॉप रोटेशन लेना है, ठीक है। इससे हमारे सॉइल का भी इम्प्रूवमेंट होता है, सॉइल हेल्थ भी अच्छी रहती है, और क्या होता है, वीट के पॉपुलेशन से भी बचा जा सकता है। ओके, सो लेट अस मूव। हायर प्लांट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया रिजल्ट इन स्मूथिंग इफेक्ट ऑफ वीट कंट्रोल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी कल्चरल कंट्रोल की। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हर टाइम एग्जाम में स्टेल सीड बेड प्रिपरेशन दे देता है शॉर्ट नोट्स में, और हम बच्चे सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी एग्जाम्स में नहीं आते, कहीं ना कहीं हम उसे पढ़े होते हैं, ठीक है। तो कुछ हाईलाइटेड या कुछ एकदम की फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ में, जो भी हम पढ़ते हैं ना, जो भी मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं या सिलेबस में जो भी हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, सब में एक उसके अलावा भी हाईलाइट फैक्टर्स होते हैं, जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताती आई हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है कई बार अलग से ही पूछ लेता है, ऐसे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करेगा, अलग के फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, एकदम से ध्यान में रखना है। ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट दी कल्चरल मैथड,
ठीक है। और बाकी के कल्चरल मेथड हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डू वॉच दैट लेक्चर। सो ओके, सो दे आर मेरिट्स ऑफ कल्चरल मेथड्स। ठीक है, क्या मेरिट्स हैं हम एक बार देख लेते हैं। सो लो कॉस्ट फॉर वीट कंट्रोल, द सेकेंड वन इज़ ईजी टू अडॉप्ट, नो रेसिड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि हम हर्बिसाइड का कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, और लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट फॉर वीट कंट्रोल मतलब लो कॉस्ट हर टाइप। अब जैसे सबको सोलराइजेशन करना है तो आपको लो कॉस्ट नहीं है वो उस चीज़ में, है ना, तो वो आपको अंडरस्टूड रखना है कि अरे ये तो लो कॉस्ट है। तो लो कॉस्ट हर मेजर के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे आपको इरिगेशन करना है, फ्लडिंग करनी, तो उसमें क्या कॉस्ट लग रहा है, आप कर दीजिए, अच्छे से इरिगेशन कर दीजिए, तो बाकी के जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे, वीट प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के लिए ये लो कॉस्ट ऑफ वीट कंट्रोल है। ठीक है, सो ईजी टू अडॉप्ट है ये। इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई स्किल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती जो काफ़ी स्किल्ड हो और काफ़ी कुछ उसे पता हो, टेक्निकल नॉलेज हो। ये बेसिकली ग्राउंड लेवल पे करने वाला प्रैक्टिस है। ओके, सो नो रेसिड्यूअल इफेक्ट्स, नो रेसिड्यूअल प्रॉब्लम। हम हर्बिसाइड से कोई केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कोई रेसिड्यूअल की प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। कल्चरल मेथड में टेक्निकल स्किल इज़ नॉट इन्वॉल्व, है ना। नो डैमेज टू क्रॉप, कोई क्रॉप को डैमेज नहीं होता। ठीक है, इफेक्टिव वेट कंट्रोल, सम टाइम इफेक्टिव वेट कंट्रोल, सम टाइम नॉट। ठीक है, तो अभी हमने प्रोज देखा है, मेरिट देखा है, सो वी कैन मेंशन दैट इफेक्टिव वीट कंट्रोल, क्रॉप वीट इकोसिस्टम इज मेंटेन। ठीक है, सो ये इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। एंड देयर आर सम डीमेरिट्स ऑल्सो। सो फर्स्ट वन इज इमीडिएट एंड क्विक वीट कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट एकदम हर्बिसाइड का जैसे हम यूज़ करते हैं तुरंत से 2 दिन बाद वीट मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वैसा नहीं होता, धीरे धीरे इफेक्टिव, ग्रेजुअली इफेक्ट दिखाता है ये। ठीक है, सो वीड्स आर कैप्ट अंडर सप्रेस्ड कंडीशन, पेरेनियल एंड प्रॉब्लमेटिक वीड्स कैन नॉट बी कंट्रोल, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन एडॉप्टेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकली आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी एडॉप्टेशन की, लेबर प्रॉब्लम होंगे बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे डीमेरिट्स हैं। तो एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, एवरीथिंग हैज़ डीमेरिट्स एंड मेरिट्स, सिमिलरली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। यहाँ पे हमारा कल्चरल कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे IWM, विच इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर हम समझें कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट क्या है तो वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम कल्चरल मैथड, फिजिकल मैथड, मैकेनिकल मैथड, ये सारे बाइंड अप होके दे आर बाइंड टुगेदर एंड इट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटेड वीट मैनेजमेंट। बट हम एक बार देखेंगे कि क्या एडवांटेज है, क्या होता है इंटीग्रेट मैनेजमेंट, क्योंकि समटाइम वो भी शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर में ये देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर। थैंक यू।